Oh yes, why not? With the concept of patience, with the concept of using discipline, with the concept of systematic investments, with the concept of increasing your SIPs or stepping up your SIPs on a regular basis, the middle class can definitely make a lot of money, and they make a lot of money, and that is why they invest. 12% से अगर आपका portfolios compound हो रहा है for 5 years or 10 years, you will definitely make money. अखिल, बट अभी तक उस लेवल की इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं हुई है जो हमारे में पोटेंशियल है इंडिया के अंदर, उस लेवल की इन्वेस्टमेंट अभी भी नहीं आई. फाइनेंशियल पेनिट्रेशन इतना ज़्यादा नहीं हुआ है. दो रेगुलेटर ने बहुत सारे ऐसी स्ट्रैटेजीज, म्यूचुअल फंड सही है, एक बैनर अडॉप्ट किया, नए नए फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स लेकर आए. इतना टीयर 2 एंड टीयर 3 के अंदर इतना अवेयरनेस पेनिट्रेशन के लिए इतना काम कर रही है. फंड मैनेजर्स के कॉन्फ्रेंसेस, टॉक शोज होते हैं, इतने सारे ये पॉडकास्ट जैसे हमारे शूट हो रहे हैं जहाँ इतनी फाइनेंशियल अवेयरनेस मिल रही है लोगों को. इससे ज़्यादा इतनी रील्स बनती हैं, इतने ज़्यादा फंड मैनेजर्स की कॉन्फ्रेंस एंड कॉन्वर्सेशंस होती हैं. मुझे लगता है वी आर नॉट वेरी फार अवे फ्रॉम एन एस्पेक्ट जहाँ आप टीयर 3 और टीयर 4 में आप हर एक इंडिविजुअल को इन्वेस्ट करते हुए आप देख सकते हैं. लेकिन वहाँ पे सिद्धार्थ कुछ इन्वेस्टमेंट्स ऐसी भी आती है, जैसे कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे भी मार्केट के अंदर आते हैं जो पिक्चर तो बहुत अमेजिंग दिखाई जाती है बट दे आरंट दैट ग्रेट. फॉर एग्जांपल लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट, वेल देखा जाए मैच्योरिटी पे 6 या 7% रिटर्न, या बट पीपल still invest a lot of money in that, and Yeah. by the So- end of it maturity के टाइम पे correct. That is why I'm saying that what is lacking in the Indian investors is the awareness towards different financial products. Right. So they should know that they're investing the money in ULIP. They should know that they are investing the money into traditional life insurance product. They should know that they're investing the money into health insurance. And they should read all the terms and conditions, or they should want the banker or the fund manager or an advisor to tell them. वो टेल देम वाला एंगल ठीक है, क्योंकि पढ़ने में तो वो ऐसे लिखा होता है I कि know. मैग्नीफाइंग ग्लास से भी ना पढ़ा जाए. तो ये तो सबसे बड़ा वो है कि टर्म्स एंड कंडीशन, रीड टर्म्स एंड कंडीशन. Correct. That is the reason कि इंसान को जागरूक होना बहुत ज्यादा जरूरी है. वो पूछे जो उसको वो प्रोडक्ट दे रहा है कि ये प्रोडक्ट क्या है, किसको केटर कर रहा है, क्या इससे मेरा ड्रीम अकम्प्लिश हो रहा है या नहीं हो रहा है, कोई और ऑल्टरनेट प्रोडक्ट्स है, वो अपनी भी रिसर्च करे. एंड थ्रू दैट वो दिन दूर नहीं है अखिल, वो लिटरली वो दिन दूर नहीं है जब दूध का दूध और पानी का पानी बहुत क्लियर कट हो जाएगा. लेकिन जो सेल्स वाले आते हैं दे आर वेरी स्मार्ट, जैसे लोन देने आते हैं तो बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, और बेचारा वही मिडिल क्लास बिजनेसमैन का जब बिजनेस डूब जाता है, एनपीए होता है अकाउंट, तो रिकवरी वाले उससे भी ज्यादा सुंदर आते हैं. करेक्ट. रिकवरी वाले उससे भी ज्यादा सुंदर आते हैं. दैट इज द एक्चुअल टॉर्चर. आई नो दैट प्लाइट बिकॉज मैंने बहुत सारे इन्वेस्टर्स के साथ ऐसा होते हुए देखा है. दिस इज अ कॉन्सेप्ट व्हिच इज नोन एज डेट ट्रैप. आप ट्रैप में पड़ जाते हो, लोन ट्रैप या डेट ट्रैप. एक लोन को खत्म करने के लिए आप दूसरा लोन लेते हो, दूसरे लोन को खत्म करने के लिए आप तीसरा लोन लेते हो, चौथा लोन लेते हो, और आपकी एवरग्रीनिंग ऑफ लोन्स होती रहती है. That is one of the biggest reasons कि हमारी salaried class they don't try to start something of their own because Exactly. because they have इतनी safety तो है कि we are getting a paycheck every month. Exactly. In fact, in the morning I was thinking the same. What is the difference between an entrepreneurial journey and a salaried individual? Right. So salaried individual is somebody who gets a paycheck on the first day of every month. That's very true about it. An entrepreneurial journey is not that. I mean, it's very risky, it's very adventurous, it has a lot of commitments towards your work and blah blah बहुत कुछ है. So I mean, मैं आपको एक ही चीज बोलना चाहता हूँ अखिल, डेफिनेटली बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो इतने सारे रेगुलेटर्स काम कर रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल म्यूचुअल फंड्स या कैपिटल मार्केट्स का सेबी है, इंश्योरेंस प्रोडक्ट का इडा है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, बैंकिंग सेक्टर का आरबीआई है. ये लोग सब अपने प्रोडक्ट्स को, इंफॉर्मेशन को डिसमिट करने के लिए, प्रोडक्ट्स को एक्सेसिबल बनाने के लिए बहुत सारे काम करते हैं. और वो पेनल्टीज एंड कंप्लाइंसेस एंड ओम्बुड्समैन भी उनका होता है कि अगर उनको मिस सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट किया है देन द इन्वेस्टर कैन एक्चुअली लॉज अ कंप्लेंट अगेंस्ट द पर्सन कंसर्न. तो दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. और ये मैं ऑन अ डे टू डे बेसिस आई एम एनकाउंटरिंग लेकिन दिस. सब लोगों को पता नहीं होता. Exactly. I'm glad you are sharing this because Yeah. not everyone knows कि they can file a complaint Correct. with RBI with Correct. these regulation boards. डेफिनेटली. एंड द पर्सन वुड बी स्यूड बिकॉज ऑब्वियसली जो आप गलत काम कर रहे हो उसके लिए तो यू आर नॉट डूइंग अ डेंट फॉर एन इंडिविजुअल, यू आर डूइंग अ डेंट फॉर द एंटायर सोसाइटी. या तो लोगों पे ट्रस्ट खत्म हो जाएगा, या लोग कभी इन्वेस्ट नहीं करेंगे, लोगों को इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस में डिफरेंस समझ में नहीं आएगा. सो दैट इज द रीजन व्हाई पीपल एक्चुअली कीप समबडी विद देम हु इज वेरी ट्रस्टवर्दी, हु इज वेरी क्रेडिबल एंड हु कैन एक्चुअली हेल्प देयर मनी टू ग्रो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. एक गिफ्ट सिटी आ रही है. Oh yes. It's very interesting. Yes. I want you to tell our audience about it. So I'll And tell there's a you. product SIF also. Yes. I want you to discuss that. So too. very good, very interesting. PM मोदी का एक विजन था
जो पहले हमारा सिंगापुर निफ्टी हुआ करता था, अब गिफ्ट निफ्टी के नाम से जाना जाता है. That means अब there is a city in Gujarat with the name of GIFT Gujarat International Financial Tech City, जहाँ that is a tax-free zone where different companies are coming over and which are actually getting a lot of traction from all across the world. Resident individuals, NRIs, जिसके थ्रू वो वहाँ पे इन्वेस्ट करें. It is just like Dubai of 1970s. Now the point is, लोग जो गिफ्ट सिटी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो दो टाइप के प्रोडक्ट्स हैं, इनबाउंड एंड आउटबाउंड. आउटबाउंड वो होते हैं जहां एक नॉर्मल रेसिडेंट इंडिविजुअल जैसे मैं और आप हैं, हमें अगर इंटरनेशनल स्टॉक्स के अंदर पैसा लगाना है लाइक अल्फाबेट, गूगल, नेटफ्लिक्स, टेस्ला, एनवीडिया, तो हम उस रूट के थ्रू उन प्रोडक्ट्स के अंदर थ्रू गिफ्ट सिटी हम इन्वेस्ट कर सकते हैं. एट द सेम टाइम एनआरआईज जो कि मिडिल ईस्ट में बैठे हैं या यूएस में बैठे हैं या कनाडा में बैठे हैं और उनको अगर इंडियन मार्केट्स में पैसा लगाना है तो वो गिफ्ट सिटी के थ्रू आराम से पैसा लगा सकते हैं, क्योंकि वो उनको टैक्स हॉलिडे देती है. देयर इज नो टैक्स फॉर एनआरआईज हु आर वांटिंग टू इन्वेस्ट देयर मनी थ्रू गिफ्ट सिटी इन इंडिया. देयर इज वेयर द ब्यूटी लाइज ऑफ इन्वेस्टिंग द मनी थ्रू गिफ्ट सिटी इन इंडिया. और ये जैसे मैं देख रहा हूँ कि इसकी जो एक मिनिमम टिकट साइज थी पहले वो $1.5 लाख थी. आज बहुत सारे फंड हाउसेस के पास ये प्रोडक्ट हैं जो $5,000 पर भी है, which approximately makes 4.8-4.9 lakhs rupees, which can be easily accessible. So in that case, Gift City is a product where both the NRIs and resident individuals can invest their money either in the international markets or in India, where they get tax benefits as well. That is the only difference from other tax-free zones that we have across the country. We don't have any other tax-free zone. We have only Gift City. No, for setting up industries, we have SEZs, special Yeah. economic zones that Yeah. give tax-free benefit. Yeah. Yeah. So that is the only difference. Correct. Right. That's the only difference and that is what makes it more lucrative. अगर टैक्स कंपोनेंट कम हो गया तो आपके पास जो नेट रिटर्न्स होंगे वो ज्यादा होंगे. और फिर आप एक चीज भूल रहे हैं, आपकी जो कंप्लाइंस है इट डजंट कम अंडर सेबी, इट डजंट कम अंडर आरबीआई, इट डजंट कम अंडर IDA, it comes under IFSC. There is another regulator which is governing the Gift City products. That is the beauty lies. And I'm telling you, Akhil, आप 10 साल रुक जाइए या 5 साल रुक जाइए, गिफ्ट सिटी विल हैव सच अ ह्यूज इम्पैक्ट. जहाँ मैं और आप जैसे लोग जो आज अल्फाबेट या नेटफ्लिक्स खरीदने में जहाँ पे आपको इतना ट्रांजैक्शनल या ब्रोकरेज देनी पड़ती है और हम नहीं खरीद पाते हैं, वहाँ थ्रू दीज प्रोडक्ट्स, थ्रू दीज रूट्स यू कैन एक्चुअली इन्वेस्ट द मनी इन इंटरनेशनल मार्केट्स एंड एट द सेम टाइम यू विल सी अ लॉट ऑफ मनी कमिंग इनटू इंडिया थ्रू गिफ्ट सिटी रूट. दिस इज वन एस्पेक्ट. अब आपने SIFs के बारे में पूछा, तो SIFs is also a very good product. So the full form of SIF is a specialized investment fund where the ticket size is 10 lakhs. So regulator को ऐसा लगा म्यूचुअल फंड्स जो होते हैं वो लॉन्ग ओनली स्ट्रैटेजीज पे होता है कि आप बाय करते हो और आप उसको होल्ड करते हो. बट लेट्स से अगर मार्केट्स नीचे गिर रही हैं और अगर आपको अपने पोर्टफोलियोज में प्रोटेक्शन देनी है तो आप शॉर्ट करके भी आप पैसे को बना सकते हो. वो जो एक स्ट्रैटेजी है डेरिवेटिव्स की, वो आपके SIFs विच आर स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड के अंदर incorporated होती है. So regulator ने ये बोला है that there are 5 kind of SIFs. One is your top 100 जो कि large cap type का है, एक है X100 that means mid and small में लगा रहा है, एक regulator बोलता है कि आप multi asset में लगा सकते हो, एक हाइब्रिड SIFs है और एक डेट SIFs है. अभी तक 5 कैटेगरीज आई हैं और हर एक फंड हाउस अपना एक काउंटर पार्ट या SIF एक प्रोडक्ट लेकर आ रहा है जहां इन्वेस्टर्स 10 लाख का जो एक मिनिमम कॉर्पस है वो वहां लगा रहे हैं SIFs के अंदर. सो दैट इज ऑल्सो अ वेरी गुड स्ट्रैटेजी जहां एक प्रोफेशनल आपके बिहाफ पे डेरिवेटिव्स में प्ले कर रहा है लॉन्ग एंड शॉर्ट, जहां आप अपनी एक्यूमेंट से नहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं, जहां आपके पास एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर है, उसके पास काफ़ी सारी एक्यूमेंट और गाइडेंस है और कॉम्पिटेंसी है और उसको यूज़ करके आप गिरे हुए मार्केट में भी अपना पैसा बना रहे हैं थ्रू SIFs. So this is SIF and this is a very new product. It's a very interesting product. It's a very new product. I like this product to the core. तो मुझे ऐसा लगता है म्यूचुअल फंड का जो एक हायर ऑर्डर वर्जन है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में तो आप 250 रुपए की SIP भी कर सकते हो. SIF से मिनिमम टिकट साइज इज 10 लाख रुपीज. इट इज अ वेरी ट्रांसपेरेंट टूल, प्रोफेशनली ड्रिवन with your complete accountability within the different type of strategies what they are using. And of course if your wealth manager अगर वो बता पाएं कि कौन से टाइप के SIF किसके लिए beneficial हैं, कौन से conservative SIFs है, कौन से aggressive SIFs हैं, then they can make good money as well for the investors at a reduced risk. So since हम लोग we were talking about कि global markets, Alphabet, Nvidia, अब बात करते हैं global tensions और जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, डॉलर जो मूव करा है इतना ज़्यादा, इंडियन मार्केट को और इंडियन इन्वेस्टर्स को कितना इफेक्ट हुआ है और कैसे इफेक्ट कर रहा है अभी भी? फाइनेंशियली तो है ही, मेंटली आपको जब कॉल आती है एंड योर क्लाइंट्स आर पैनिकिंग, उसके बारे में वो आप कैसे हैंडल कर रहे हैं? उसके बारे में personally speaking 1.5 years has
exceptionally been very bad to Indian markets. 1.5 years. हम लोग I think 4th of September 2024 को we were at a Sensex level of 85,000 और आज हम मई में हैं 2026, आज हम 75-76,000 के इंडेक्स लेवल पर बैठे हैं. दैट मीन्स जो एक जनरल टेंडेंसी होती है 12% रिटर्न देने की 10 years रिटर्न्स जो है इंडिया के, वो एक्चुअली हम अचीव नहीं कर पाए पिछले 1.5-2 साल में. Right. उसका रीज़न जियोपॉलिटिकल क्राइसिस बहुत बड़ा एक रोल प्ले किया है जिसके कारण हम नहीं अचीव कर पाए. डोनाल्ड ट्रंप जो प्रेसिडेंट है यूनाइटेड स्टेट्स के, उन्होंने एक टैरिफ लगाया इंडिया पे 25%. Right. जो रशिया से जो ऑयल इंपोर्ट करते हैं उसके बाद एक एडिशनल टैरिफ लगाया 25%. उसके कारण इंडियन मार्केट्स ने बहुत नेगेटिवली रिएक्ट किया. बहुत सारा फॉरेन इंस्टीट्यूशनल पैसा जो है वो बाहर गया, इधर इन गोल्ड और इन द डॉलर डिनोमिनेटेड डिनोमिनेशंस में, जिसके कारण इंडिया से सिंस 1.5 years 2 years देयर इज अ ह्यूज आउटफ्लो ऑफ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट्स फ्रॉम द कंट्री. पॉइंट 1. पॉइंट नंबर 2 इज जब भी बहुत अनसर्टेनिटी होती है वर्ल्ड में, फॉर एग्जाम्पल ग्रीनलैंड को लेके हुआ, फिर क्यूबा को लेकर हुआ, फिर वेनेजुएला को हुआ, देयर इज अ टर्म व्हिच इज नोन एज रिस्क ऑन एंड रिस्क ऑफ. जो पैसा होता है ना वो सेफ इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर फ्लो करता है, which could either be gold or it could be US bond yields, US के ट्रेजरी के अंदर मूव करता है. That's what I was about to ask you कि reasons ये भी था कि US bond के ऊपर yield ज़्यादा better आ रही थी क्योंकि वहाँ पे rate cut नहीं हुआ, तो FIIs were pulling out money was one of the biggest reason कि there were other अपने घर में उनको अच्छा रिटर्न मिल रहा है. Why will they take that risk? Correct. And then there was something which was a bigger problem, and that was the rupee depreciation. The currency was depreciating, and when the currency is depreciating, in that case the NRIs or the FIIs are losing their money. So that is a very big problem. And I'm telling you, Akhil, this problem of rupee depreciation is a bigger problem. It is not only related to stock markets. Rupee is nothing but a legal fiat. It's a legal currency. Right. तो अगर रूपी डेप्रिशिएट होगा, that is a clear indication to the outside world that the economy is in turmoil or it is going down. तभी रूपी डेप्रिशिएट कर रहा है ना. बट हमारी इकोनॉमी की अभी भी रेटिंग नहीं, अच्छे इंस्टीट्यूट ने रेटिंग डाउन नहीं करी है इन द लॉन्ग रन. जो मैं चाहता हूँ कि हमारे व्यूअर के बात जाने कि हमारी इकोनॉमी को उन्होंने नहीं डाउनग्रेड किया है और इकोनॉमी की रेटिंग डाउन हुई है. अभी भी दे आर वेरी बुलिश Yeah, about India in the long run. Yeah. And IMF talks very high about India, which is very true. और FIIs ने pull out बेशक किया हो, but DIIs बहुत aggressive रहे. This is a very very important thing. तो मैं viewers को बताना चाहता हूँ. जिस तरीके से डिजिटाइजेशन, ऑटोमेशन, बैंकिंग सिस्टम्स, वेल्थ मैनेजमेंट जिस तरीके से रोल किया है, जहां डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने इतना पैसा पंप किया है that today the composition of FIIs and DIIs have changed completely. Now it is only 15% FIIs and 85% DIIs. Right. 85% of the money is controlled by people who are sitting in India. And their backbone is SIP. Yes, 40,000 crores of SIP. The SIP book is increasing every day, and this is a middle class money. This is not the money of ultra HNI. This is a middle class money which is getting into the markets. Middle class ही इंडिया को इस टाइम पे रन कर रही है. Exactly. उन्होंने ही बचा रखा है इंडिया को. Exactly. And it's just a matter of time. India is very bullish. India will get back. Yes, in fact मैं बताना चाहूँगा कि जितना FIIs का आउटफ्लो हुआ है इंडियन मार्केट से, वो 2008 के क्राइसिस से ज्यादा हो गया. जितने 2008 में लेमन ब्रदर क्राइसिस जब हुआ था, उस समय जितना FIIs का आउटफ्लो हुआ था उससे ज्यादा आउटफ्लो ऑलरेडी हो चुका है. बट हमारा मार्केट इतना रिएक्ट नहीं कर पाए बिकॉज डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने उतना ही पैसा पंप इन कर दिया मार्केट्स के अंदर. एंड आई थिंक डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का इमोशन एंड वो शॉक अब्सॉर्बिंग पावर बहुत ज्यादा है इन कंपैरिजन जो FIIs के सेंटिमेंट हिलते हैं. वो बड़ी जल्दी उनके अंदर रिस्क टेकिंग कैपेसिटी कंपैरेटिवली कम भी है. लाइफ में जब बहुत ज्यादा आपको अपॉर्चुनिटीज होती हैं या तो आप ना बहुत फ्रेजाइल हो जाते हैं. जैसे एक छोटा सा एग्जांपल, जब बच्चा 12वीं करके डिफरेंट कॉलेजेस में जाता है, एक तो वो स्टूडेंट है जिसके पास सिर्फ एक ऑप्शन है कि आप एक कॉलेज में पढ़ेंगे. दूसरा स्टूडेंट जिसके पास 5 ऑप्शन है, ABCDE. जिसके पास ज्यादा ऑप्शन होते हैं ना वो फ्रेजाइल भी उतना ही ज्यादा होता है. नहीं मुझे A नहीं जाना, B जाना, B नहीं जाना. तो FIIs की भी ये स्थिति है क्योंकि उनके पास बहुत बड़ा एरिना है. वो अपने होम कंट्री US में लगा सकते हैं, वो डेवलप्ड मार्केट्स में लगा सकते हैं, वो इमर्जिंग मार्केट्स में लगा सकते हैं. उनके पास बहुत बड़ा यूनिवर्स है. DIIs के पास इतना बड़ा यूनिवर्स नहीं है. जब यूनिवर्स इतना बड़ा नहीं है तो बाय डिफॉल्ट है वो इंडियन मार्केट्स में लगाएंगे DIIs मेजरली पैसा. बट दिस इज आफ्टर सर्वाइविंग अ वॉर. या इंडिया पाकिस्तान व्हिच इज एंड टैरिफ्स एंड जियोपॉलिटिकल टेंशन जो ईरान के साथ चल रही है. दैट्स अ ह्यूज अपलॉज फॉर द डोमेस्टिक मार्केट्स, फॉर इन्वेस्टर्स, फॉर द इंडियन मार्केट्स, दैट इतना सब कुछ होने के बाद भी हम इतना कम गिरे.
और जब रुपी इतना गंदी तरीके से डिप्रिशिएट हुआ है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो एक और सिद्धार्थ बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि लोग बोलते हैं FIIs को तो हैप्पी होना मतलब एवरीवन डजंट हैव दैट नॉलेज राइट कि सब लोगों को एजुकेट करना उनको नॉलेज शेयर करनी है। तो FIIs को तो हैप्पी होना चाहिए कि रुपी वीक हो रहा है, डॉलर स्ट्रांग हो रहा है। वो कॉन्सेप्ट भी मैं आपको चाहता हूँ कि आप उनको बताइए कि जब मतलब लॉजिक तो ये है कि मैं $1000 लेके मैं FII हूँ, मैं $1000 लेके इंडिया में आया। आई एम टॉकिंग अबाउट जब रुपी 86 था, अब मैंने 86,000 लगा दिए, $1000 चेंज के मैंने 86,000 लगा दिए। नाउ 86,000 से मैंने इंक्रीज कर लिया 98,000 का बिजनेस कर लिया। आई एम वेरी हैप्पी कि 98,000 कर लिया। तो अब जब मैं वापस लेके जाऊंगा तो 1000 प्लस वो जो डिफरेंस है वो लेके जाऊंगा। बट अब प्रॉब्लम ये हो गई कि रुपी पहुंच गया 96। करेक्ट। अब मेरे को 96,000 दे के वापस $1000 देने, तो दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन। दिस इज द वेरी बिग प्रॉब्लम। बट ये क्योंकि फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग इतनी थोड़ी कहीं ना कहीं वो मिसमैच हो जाती है, इसलिए मैं ये पॉइंट क्लियर करना चाहता था। करेक्ट, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर ऑल द इन्वेस्टर्स। आपको ये समझना बहुत जरूरी है। लेट्स से जब रुपी अप्रिशिएटेड स्टेटमेंट था या लेट्स से 86 रुपीज पर डॉलर था, अगर FIIs इन्वेस्ट कर दें तो वो जो डॉलर है वो कन्वर्ट होगा इंडियन रुपी में, पैसा इंडियन रुपी में इन्वेस्ट होगा। बट अनफॉर्चुनेटली जब वो वापस लेकर जाना चाहते हैं तब इंडियन रुपी 86 की जगह 96 हो गया। तो अगर आपका अमाउंट अप्रिशिएट भी हो गया लेकिन आपका जो डिनोमिनेटर है वो डिवाइड होगा 96 से नॉट 86, तो इसका मतलब जो द क्वांटम ऑफ मनी जो आप डॉलर्स में लेके जाएंगे वो कम लेके जाएंगे। उसके लिए सिर्फ ये था कि आपका मार्केट को बहुत स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस देना बहुत जरूरी है, बट अनफॉर्चुनेटली हमारी परफॉर्मेंस भी नहीं आ पाई। मैंने ये पॉइंट इसलिए क्लियर करवाया था आपसे क्योंकि अब सबके पास इंफॉर्मेशन इजीली आ जाती है और वो बहुत मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन भी आती है, तो लोग उसके लिए कंफ्यूज हो जाते हैं। यार ये पॉइंट तो इतना सही बोला था कि अब तो उनको ज्यादा रुपीज मिलने चाहिए, लेकिन वेकेशन के लिए ठीक है कि मैं $1000 लेके आ रहा हूँ US से, तो अब मेरे को 1 लाख रुपए मिल रहे हैं। बट जब मेरे को वापस रुपीज वापस करके डॉलर लेके जा रहे हैं तो मेरे को ज्यादा रुपीज देके, तो मैं आई जस्ट वांटेड That's a very valid point. I just want to clear that. It's a very educative content. It's a very good point to understand कि ये inflow and outflow of money with rupee depreciation कैसे काम करता है। एक और चीज मेरे को आपसे जाननी थी सिद्धार्थ, आप नेक्स्ट 12 मंथ में मार्केट को कहाँ जाता हुआ देख रहे हैं? Well, बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है, लेकिन मैं इस क्वेश्चन को डायरेक्टली तो आंसर इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि बहुत ही इलॉजिकल हो जाएगा। लेकिन अपने लिए आप एक सोचते मुझे लगता है मेरे को मार्केट थोड़ी, मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले जो रुपी जो करेंसी है वो डेप्रिशिएट होना बंद होगी और उसके लिए सरकार ऑलरेडी काफी कुछ सजेशंस ले रही है। एट द सेम टाइम मुझे ऐसा लगता है जो क्रूड ऑयल प्राइसेस है वो भी $100 पर बैरल से कम हो जाएंगे बिकॉज तब तक वॉर सेटल हो जाएगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि इंडियन मार्केट्स में जो इतना बाहर जो इतना आउटफ्लो हुआ था वो आउटफ्लो या तो बहुत कम हो जाएगा या रुक जाएगा या इनफ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, बिकॉज वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडियन मार्केट्स आर द मोस्ट अट्रैक्टिव मार्केट्स इन द वर्ल्ड, क्योंकि 1.5 साल से परफॉर्मेंस ही नहीं आई इसलिए। सो इन दैट केस मुझे ऐसा लगता है दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ इंडियन मार्केट्स गिविंग अ वेरी हाई रिटर्न इन नेक्स्ट 12 मंथ्स इज वेरी वेरी हाई। मुझे लगता है दैट मार्केट्स विल बी एबल टू रिवॉर्ड दोज पीपल जो अपने आप को डटे रहे उस मार्केट्स के अंदर और उन्होंने वहां से वो रिटर्न जनरेट करके वो दे पाएंगे। अभी आपको लगता है कि मार्केट फेयरली वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है? वेल, मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट्स आर नॉट ओवर वैल्यूड, इट्स फेयरली वैल्यूड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम बिकॉज ऑफ द वेरी सिंपल रीजन मार्केट्स वर ऑलमोस्ट ऑन द टेक ऑफ स्टेट जब GST 2.0 आया, बट अनफॉर्चुनेटली उसके थोड़े टाइम बाद ही वॉर आ गया, अर्निंग्स बेटर आने लग गई थी। दिवाली के बाद काफ़ी सारे कंपनीज की बहुत अच्छी अर्निंग्स आई हैं, जैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर के बम्पर सेल्स हुआ मारुति का एंड ऑल दैट, वेरी गुड थिंग। बट अनफॉर्चुनेटली वॉर आया तो उसके कारण दोबारा PE हमारा थोड़ा सा हिल गया। सो इन दैट केस इंडियन मार्केट्स का जो इफेक्टिव होना चाहिए वो 19 PE के आसपास होना चाहिए, बट इंडियन मार्केट्स हर बार 21-22 PE के आसपास ही ट्रेड करते हैं मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स। ओके, सो आई थिंक दैट इंडियन मार्केट्स are neither overvalued nor they are undervalued. They're absolutely fairly valued, जो वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल एप्ट है। तो सिद्धार्थ, एनी सेक्टर जो आप जिसको लेके थोड़ा बुलिश है, जिसको आप क्वाइटली वॉच कर रहे हो? Yes,